हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डीबीटी बैट जेआरएफ ईयर 2019 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। उसके अलावा ईयर 2019 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन ए है उसको ऑलरेडी हमने अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है, और उसके साथ साथ जो हमने ईयर 2023, 2022 और 2021 और 2020 इन सभी लास्ट 4 इयर्स के जो हमारे यहाँ पे डीबीटी बैट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम जो हमारे यहाँ पे 2019 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन भी है उसके क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक हम आज के लेक्चर में यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एन autoimmune disorder. Exome analysis has revealed a mutation in the gene AIRE. Which one of the following biological process is likely to be affected in this patient? अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमारा कोई पेशेंट है, ठीक है, और उस पेशेंट के अंदर क्या है कि कोई एक ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे उसके अंदर है, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, उसके अंदर में यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब फर्दर इन्होंने यहाँ पे जब उसका एक्सोम एनालिसिस यहाँ पे उन्होंने किया तो उनको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो ये पेशेंट था ना इसके अंदर जो जीन AIRE ये जो जीन है उसके अंदर उनको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूछा क्या गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज लाइकली टू बी अफेक्टेड इन दिस पेशेंट, कि इस पेशेंट के अंदर इस पर्टिकुलर जीन की म्यूटेशन की वजह से कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी जो कि यहाँ पे अफेक्टेड होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग अलग प्रोसेस हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर दी हुई है, और यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को उस पर्टिकुलर फेनोमेना को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे उस पेशेंट के अंदर अफेक्टेड होगा। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज हमें क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही है कि जो हमारे यहाँ पे ARI जो हमारे यहाँ पे जीन है ना, ये हमारा किसके अंदर हेल्प कर रहा होगा, ये हमारा जो सेल्फ जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे, सेल्फ जो हमारे यहाँ पे मोलिक्यूल्स होंगे उनको रिकॉग्नाइज करने के अंदर हमें यहाँ पे हेल्प करवा रहा होगा, ठीक है। और ये एक्चुअली में करता क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ARI जो हमारे यहाँ पे जीन है ना, ये हमारा जो टी सेल्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सेल्फिंग जो यहाँ पे होती है, जो सेल्फ खुद के यहाँ पे जो बॉडी के सेल्स रहते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के अंदर हेल्प करता है। अब अगर हम यहाँ पे करें कि जो हमारे यहाँ पे ARI जो हमारे यहाँ पे जीन है अगर इसी के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे टी सेल्स होंगे, अब वो यहाँ पे जो खुद के जो सेल्स थे उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, और उनको रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब जो यहाँ पे ये खुद के सेल्स को जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा था, ठीक है, उस प्रोसेस को हम किसके लिए यूज करते थे, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे यूज करते हैं नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थाइमोसाइट्स सॉरी, ठीक है। जो नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स रहता है उस प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे टी सेल्स होते हैं उनकी जो खुद के सेल्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको यूज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ARI जीन के अंदर यहाँ पे अगर म्यूटेशन कर देते हैं तो जो हमारे सेल्स होंगे वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि जो रिकॉग्नाइज अब पहले तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज हम कर पा रहे थे ना कि कुछ हमारे ऐसे हमारे टी सेल्स होंगे जो कि रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, कुछ हमारे ऐसे सेल्स होंगे जो कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो हम वहाँ पे उन दोनों को डिफ्रेंशिएट वहाँ पे कर पा रहे थे। बट अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जीन था जिसकी वजह से ये कैपेबिलिटी वहां पे जनरेट हो रही थी, अगर वही जीन यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाएगा तो यानी कि वो जो उनकी कैपेबिलिटी थी, ठीक है, सेल्स को डिफरेंशिएट करने की, अब वो वहां पे है ही नहीं, और उसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस जो यहाँ पे थी नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स की, वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज म्यूटेटेड इन द न्यूड माइस। जो न्यूड माइस जो होते हैं, जो कि मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंटल जो वर्क होता है उसके अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं, न्यूड माइस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनको हम एथाइमिक माइस भी हम यहाँ पे बोलते हैं, एथाइमिक माइस, ठीक है। और इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन म्यूटेशन इन द फोक्स N1 जी, ठीक है, इस पर्टिकुलर जीन के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, और इसके बेस पर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर माइस के बारे में अगर हम यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल में अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये फोक्स N1 जो हमारे यहाँ पे जीन था ना, ये हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट था,
essential for the thymus gland development। जो थाइमस ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट के लिए ये पर्टिकुलर जीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब अगर इसी जीन के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ फंक्शनल टी सेल्स एंड impaired immune response। ठीक है। अब देखो जो न्यूडमाइस है ना उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे फोक्स एन वन जो जीन था, ठीक है, उसकी यहाँ पे म्यूटेशन हो गई थी और ये जो पर्टिकुलर जीन था ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था, थाइमस ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए। अब अगर यहाँ पे इसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो जो यहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड है उसकी यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो टी सेल्स है उनके अंदर यहाँ पे हमें फंक्शनल इनकेपेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज। जो लॉन्ग नॉन कोडिंग जो आरएनए रहते हैं उनके लिए यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, दे आर लेस देन 22 बेस पेयर्स। तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खुद नहीं बोला है लॉन्ग नॉन कोडिंग, और जो लॉन्ग नॉन कोडिंग होते हैं ना उनके जो यहाँ पे नॉर्मल या फिर हम यहाँ पे अगर एवरेज की बात करें तो उनके अंदर हम यहाँ पे 200 टू 300 न्यूक्लियोटाइड्स हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू को सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, दे आर प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियस बाय द RISC। ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि RISC हमारा कहाँ पे काम आता है, ये हमारे यहाँ पे काम आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, दे हैव मोर देन 300 अमीनो एसिड ओपन रीडिंग फ्रेम। ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नॉन कोडिंग होंगे ना, तो यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड का तो यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं होगा, तो इसीलिए इतने ज्यादा अमीनो एसिड तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, दे मे हैव ए पोली ए टेल। ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है क्योंकि जो हमारे नॉन कोडिंग भी जो आरएनए रहते हैं ना, कुछ केसेस हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे पोली ए टेल नहीं मिलती, लेकिन मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे केसेस के लिए बात करें तो वहाँ पे हमें पोली ए टेल भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है और जो 5 प्राइम कैपिंग भी जो होती है वो भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच काइंड ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफाइड प्रोटीन टारगेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स। जो हमारा ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होते हैं वो किनको यहाँ पे किस टाइप के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफाइड प्रोटीन्स को यहाँ पे टारगेट करते हैं, किनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसके लिए हमारी जो मोल बायो की हमारी अभी भी जो लेक्चर सीरीज चल रही है डीबीटी की रिगार्डिंग ही, जिसमें हम कंप्लीट मोल बायो को वहां पे रिकवर करके चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था कि कुछ हमारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होंगे जो कि हमारे क्या करते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाइड प्रोटीन होंगे उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ब्रोमोडोमेन होता है वो हमारा किसके साथ इंटरेक्ट करता है, एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा एसिटाइलेटेड प्रोटीन्स, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो क्रोमोडोमेन डोमेन जो होंगे या फिर पीएचडी फिंगर कंटेनिंग प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे होते हैं वे हमारे किसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, मिथाइलेटेड हिस्टोन टेल्स के साथ। सेंट डोमेन जो हमारे यहाँ पे होंगे वे हमारे किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, अनमोडिफाइड हिस्टोन टेल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, when dissolved oxygen is lower than the critical concentration in mammalian cell culture system cell viability decline because। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर यहाँ पे हमारा कोई मेमेलियल सेल कल्चर सिस्टम है, ठीक है, और उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सेल वाइबिलिटी है ना वो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है। अब हमें बताना है कि वो डिक्लाइन किस वजह से हो रही है। ठीक है, तो वो डिक्लाइन किस वजह से होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो लैक्टेट की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इनहेंस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के अंदर देख सकते हो, इनकम्प्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन द लैक्टेट प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्लूकोज। ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट के बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, combination of high temperature during processing, low temperature during storage and increasing in the acidity for prevention of food contamination is known as। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम फूड को स्टोर जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, फूड को यहाँ पे हम स्टोर जब यहाँ पे हम करके चल रहे हैं फूड स्टोरेज के टाइम पे,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके अंदर कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, कंटेमिनेशन प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे हमने डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसिंग के टाइम पे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम पे यहाँ पे क्या है, स्टोरेज के टाइम पे लो टेम्परेचर है। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन द एसिडिटी फॉर प्रिवेंशन, और यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन एसिडिटी। ठीक है, तो ये जो तीनों की तीनों कंडीशन है, इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है फूड स्टोरेज के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं वो हम यहाँ पे बताना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के लिए बात करें, तो यहाँ पे जो हमारी हर्डल टेक्नोलॉजी होती है ना, उसी के अंदर हम इन तीनों टेक्निक्स को यहाँ पे हम यूज करेंगे, तीनों कंडीशंस को। ठीक है, और ये हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोसेसिंग के टाइम पे हम हाई टेम्परेचर क्यों रखते हैं, ताकि जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबकी यहाँ पे डेथ हो जाए। ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए, रिमूव कर सकते हैं, या फिर उनकी डेथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्रीज इन एसिडिटी, तो इससे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब पीएच कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पीएच कम होगा तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, और एसिडिक कंडीशन से क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर से हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर चुके थे, तो वो यहाँ पे हाई एसिडिक कंडीशन के अंदर यहाँ पे उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, लास्ट अगर हम यहाँ पे बात करें लो टेम्परेचर के लिए स्टोरेज के टाइम पे, तो अगर यहाँ पे कोई एंजाइम्स है तो उनकी यहाँ पे क्या हो जाए, लो एक्टिविटी हो जाए। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे जो फूड है उसको हम ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे स्टोरेज कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर होता है, हर्डल टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल रेदर देन बायोमास बाय यीस्ट सेल एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इज नोन एज। जब हमारे यहाँ पे कोई यीस्ट सेल है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे बायोमास की प्रोडक्शन ना होके यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होती है, इथेनॉल की। तो इस टेक्निक को या फिर इस इफेक्ट को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, तो ये हमारा कौन सा यहाँ पे इफेक्ट होता है, क्रेब्ट्री इफेक्ट। ठीक है, क्रेब्ट्री इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे यीस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, कि जब हम उनको अगर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर भी देना, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइडेड है भी, ठीक है, तो भी वो क्या करेंगे कि जब यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है, तो उस टाइम पे अगर हम उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है उनको वो वहाँ पे यूज ना करके, बल्कि वहाँ पे वो क्या करता है, इथेनॉल की प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, और इथेनॉल की प्रोडक्शन वो क्यों करते हैं, ताकि कम से कम टाइम पे यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, अर्लियर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, क्रेब्ट्री इफेक्ट। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस के लिए बात करें, तो जैसे कि ओलिवोस्की इफेक्ट या फिर जो हमारे यहाँ पे सिम्पसन इफेक्ट है, तो इनका यहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई भी हमारे यहाँ पे फंक्शन नहीं देखा गया। अगर हम यहाँ पे बात करें वारबर्ग इफेक्ट के लिए, तो वारबर्ग इफेक्ट भी हमारे यहाँ पे जो क्रेब्ट्री इफेक्ट है ना, सेम वैसा ही रहेगा, वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो वारबर्ग इफेक्ट है ना, ये हमें एक तो कैंसर सेल्स के अंदर हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कि अगर हम यहाँ पे ईस्ट सेल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहता है वो हमारा क्या होता है, इथेनॉल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वारबर्ग इफेक्ट के लिए बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सेल्स जो हमारे यहाँ पे कैंसर सेल्स होंगे, वे हमारे नॉर्मल जो प्रोसेस रहते हैं फॉस्फोराइलेशन वाले, उनको वहां पे यूज ना करके, बल्कि वो क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद वो वहां पे लैक्टेट की फॉर्मेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो लैक्टेट वहां पे क्या होता है, मेजर हमारा वहां पे प्रोडक्ट रहेगा। इनका भी अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेन फोकस इनका यहाँ पे किसके लिए रहता है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, अर्लियर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, वार्बर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, एक तो यहाँ पे जो इनका मेजर प्रोडक्ट है, सेकंड यहाँ पे ये किस कंडीशन में होता है, जो हमारे यहाँ पे क्रेब्ट्री इफेक्ट होगा ये हमारा होगा जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होगी, जो कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर गिवन भी है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, anhydrotic dysplasia is a condition in which development of sweet gland is prevented. It is caused by mutation present in the X chromosome. A heterozygous female for this allele will, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि अनहाइड्रोटिक डिस्प्लाजिया जो है वो हमारी एक कंडीशन होती है
ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जो स्वीट ग्लैंड है ना वो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिवेंटेड हो जाते हैं। और जो ये डिजीज है एनहाइड्रेटिक डिस्प्लाजिया, ये हमारी किस वजह से होती है, जब हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर हमारा कोई जीन है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगी। एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमारे यहाँ पे कोई जीन होगा, और उस जीन के अंदर यहाँ पे जब हमारी म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे एनहाइड्रोटिक डिस्प्लाजिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हुआ है कि अगर कोई फीमेल है जो कि हेट्रोजाइगस है इस कंडीशन के लिए, हेट्रोजाइगस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, अभी जैसे कि हमें पता है कि जो फीमेल है, फीमेल के पास क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो यहाँ पे नॉर्मल है, और जो दूसरा यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है ना वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके लिए रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, रिसेसिव का मतलब जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सी हो गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, जिसके अंदर एक एलील तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, और एक एलील यहाँ पे क्या हो जाता है, अफेक्टेड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फीमेल है इसका हमें यहाँ पे फिनोटाइप बताना है कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा। तो जो हमारे यहाँ पे अनहाइड्रोटिक डिस्प्लाजिया जो कंडीशन होती है ना, इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ पे एक भी एलील अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, देखो नॉर्मली तो क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो एलील है अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता तो इसको क्या कर देता है, यहाँ पे डोमिनेट कर देता, और डोमिनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता कि यहाँ पे हमें एक नॉर्मल फीमेल यहाँ पे देखने को मिलती, वो फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होती। लेकिन जो यहाँ पे अनहाइड्रोटिक डिस्प्लाजिया होता है ना, इसके अंदर क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक भी एलील अगर यहाँ पे अफेक्टेड हो गया तो यहाँ पे कंडीशन तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी कि अनहाइड्रोटिक डिस्प्लाजिया तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक हमारा एलील नॉर्मल वाला भी था तो इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन कौन सी हो जाती है, मोजाइक कंडीशन। यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे कैसा है, सो मोजाइक टाइप ऑफ पैटर्न, पैटर्न ऑफ प्रेजेंस और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्वीट ग्लैंड, यानी कि कहीं पे तो हमारे यहाँ पे जो स्वीट ग्लैंड होंगे वे प्रेजेंट होंगे, स्वीट ग्लैंड जो होंगे कहीं पे तो प्रेजेंट होंगे तो कहीं पे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टाइप का होता है, मोजाइक पैटर्न। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड ऑप्शन के अंदर सो मोजाइक पैटर्न ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द स्वीट ग्लैंड, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर टर्म दैट कंप्लीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। अब यहाँ पे मैं फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे हमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, और ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें उन्हीं पर्टिकुलर पोजिशन के लिए यहाँ पे हमें जो हमारे यहाँ पे करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि हमारे यहाँ पे कौन सा करेक्ट इनके लिए यहाँ पे हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या दी हुई है, ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम इज fill in the blanks while the transport through the xylem is fill in the blank। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लोएम के लिए, तो फ्लोएम के अंदर जो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे हमें फूड ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जाइलम के लिए, तो जाइलम के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसा होता है, वो हमारा होगा यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बाई डायरेक्शनल है फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए यहाँ पे हमारा क्या है, यूनि डायरेक्शनल। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें, बायोस्मोसिस तो ऐसा तो हमारा नहीं होगा, यूनि डायरेक्शनल ये भी नहीं होगा, बायो डिफ्यूजन ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे हमें फिल द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो यहीं पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, लोडिंग ऑफ शुगर इनटू द फ्लोएम इज फिल इन द ब्लैंक्स एट द सोर्स, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारी यहाँ पे जो फूड है उसकी लोडिंग जहाँ पे होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि शुगर की यहाँ पे जो लोडिंग होती है फ्लोएम के अंदर, तो वो हमारे किस प्रोसेस के थ्रू होती है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक इज, जो फ्लोएम है वहां से जब वाटर का मूव आउट जो होता है, ठीक है, जो हमारे पे हमारा एक्सपोर्ट होगा वो हमारा कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है फिर से हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, a plant with the orange flower was self-pollinated. In the F1 progeny, we obtain 38 plants producing red flower, 80 plants producing orange flower, and 41 plants producing yellow flower. The likely explanation for the above observation is that, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा एक प्लांट था जिसके ऊपर क्या था, यहाँ पे ऑरेंज फ्लावर थे, हमारे यहाँ पे एक ऑरेंज फ्लावर का प्लांट था। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्फ पोलिनेटेड कर दिया, इसको हमने ऑरेंज वाले के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस करवाया। जब हमने यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज को यहाँ पे क्रॉस करवाया तो यहाँ पे मैं क्या देखने को मिलता है कि 38 प्लांट्स तो हमारे यहाँ पे कैसे हो गए, जिनके ऊपर में यहाँ पे रेड फ्लावर देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 80 फ्लावर हमारे यहाँ पे कैसे हो जाते हैं, जहाँ पे हमें ऑरेंज फ्लावर देखने को मिल रही है। और उसके बाद यहाँ पे हमें 41 ऐसे प्लांट्स है जो कि हमें यहाँ पे येलो फ्लावर वाले देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन से टाइप की हमारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसके लिए करेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है सबसे फर्स्ट। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे दो हेट्रोजाइगस को अगर हम यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे टोल है, ठीक है, और एक ये भी हमारे यहाँ पे टोल हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसके लिए जीनोटाइप, ये इसके लिए जीनोटाइप। तो अगर हम यहाँ पे इनके क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पे दो टाइप के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, टू टाइप फिनोटाइप्स, ठीक है, या तो हमारे यहाँ पे टोल होगा या फिर हमारे यहाँ पे ड्वार्फ होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनके लिए केसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें तीन टाइप के फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा या तो क्या हो सकता है एपिस्टेसिस हमारे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो डोमिनेंट नेचर होता है वो ना होके यहाँ पे हमारा किस टाइप का हो, कोडोमिनेंस वाला नेचर हो, या फिर हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला नेचर हो, ठीक है। अब जो हमारा कोडोमिनेंस होता है तो इसके अंदर तो हमारा क्या रहेगा कि जो हमारे डोमिनेंट जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ए बी ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर हमारा ए एलील भी प्रेजेंट है और बी एलील भी अगर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होता था कि हमें ए भी यहाँ पे लिखना पड़ता था। यूं तो नहीं है कि यहाँ पे हमारा मिक्स होके कोई हमारा यहाँ पे सी बना देते थे, ऐसा तो नहीं होता था। यहाँ पे हमारा क्या होता था कि दोनों के कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलते थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं यूं तो है नहीं कि हमें यहाँ पे रेड और येलो के यहाँ पे हमें पैचेस देखने को मिल रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे हमारा क्या है एक मिक्सचर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम ए और बी से हम यहाँ पे सी की मिक्सचर की बात कर रहे थे, तो सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें रेड और येलो से यहाँ पे हमें एक मिक्सचर देखने को मिल रहा है। तो इसके मतलब यहाँ पे हमारा कोडोमिनेंस तो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है इनकम्प्लीट हो सकता है या फिर हमारा एपिस्टेसिस हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस रेशो के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारा किस टाइप की रेशो आ रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 38, ये 80 है, हमारा यहाँ पे 41, तो ये हमारा रफली हमारा किस टाइप की रेशो आ रही है 1:2:1, जो कि हमें किसके अंदर देखने को मिलती थी इनकम्प्लीट के अंदर। और इनकम्प्लीट से हमारे यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो रही है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस के लिए बात करें तो अगर हम यहाँ पे इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन लेके चलते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो जाता है रेड हो गया ये आर, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे स्मॉल आर, ये भी हमारे यहाँ पे वही कंडीशन हेट्रोजाइगस। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को हेट्रोजाइगस लेके चले, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो वहाँ पे मैं यही रेशो मिलती थी ना 1:2:1, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही रेशो मिल रही है। जीनोटिपिक रेशो भी हमारी 1:1 1:2:1 है, और जो हमारी फिनोटिपिक रेशो है वो भी हमारे यहाँ पे कैसी आ रही है, हमारे यहाँ पे 1 रेड वाले हो गए, 2 हमारे यहाँ पे ऑरेंज और 1 हमारे यहाँ पे येलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी ये कंडीशन है ना वो हमारी किस अकॉर्डिंग हुई यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें, द जीन फॉर द फ्लावर कलर शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल करेक्ट है ये हमारा। सेकंड यहाँ पे है फ्लावर कलर इज पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल्ड बाय द 3 जीन्स। देखो अगर यहाँ पे 3 जीन्स हमारे यहाँ पे होता है ना तो यहाँ पे हमें इस टाइप की रेशियो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है द जीन फॉर द कलर फ्लावर इज एपिस्टेटेड टू द अनदर जीन, सिमिलर वही हमारे यहाँ पे पॉलीजेनिक वाली यहाँ पे बात होगी, तो यहाँ पे हमें इस टाइप की रेशियो नहीं देखने को मिलती, ठीक है। वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की वहाँ पे हमें जो एपिस्टेसिस के अंदर हमारे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं वहाँ पे हमारी अलग अलग टाइप की रेशो रहती है, वहाँ पे हमारा कहीं पे भी 1:2:1 हमारे यहाँ पे रेशो नहीं मिलती, ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द ट्रेट ऑफ द फ्लावर कलर इज मेटरनली इनहेरिटेड, तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है बेस्ड ऑन द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बेस अकरेंस इन ए जीनोम what should be the minimum length of a probe to bind specifically on a single locus on a bacterial genome of 1 million base pair। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा यहाँ पे जीनोम है, ठीक है, और जीनोम की लेंथ हमें यहाँ पे क्या दी हुई है 1 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख के देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ इस टाइप का, ये हमारे यहाँ पे 1 मिलियन बेस पेयर, और हम यहाँ पे इसको 10⁻⁶ बेस पेयर में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतने बेस पेयर का एक जीनोम है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यही लिख देते हैं 10⁻⁶ बेस पेयर, ठीक है। तो इतने बेस पेयर का हमारे पास एक यहाँ पे जीनोम है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे हमें प्रोब डिजाइन करना है, ठीक है। प्रोब क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, तो इसके साथ जो यहाँ पे हमारा बाइंड करेगा ना एक सिंगल स्टैंड, जो हमारे यहाँ पे डीएनए हो सकता है आरएनए हो सकता है, तो वो मैं यहाँ पे जो बाइंड करेगा ना उसको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रोब, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है एक प्रोब डिजाइन करना है जो कि हमारा क्या करेगा इस जीनोम के अंदर जाके कहीं पे एक बाइंड करेगा। बट यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि जो हमारा प्रोब है ना वो हमारा क्या करना चाहिए बाइंड स्पेसिफिकली ओन ए सिंगल लोकस इन द बैक्टीरियल जीनोम। जो हमारा यहाँ पे 10⁻⁶ बेस पेयर का जो हमारा जीनोम है, इतनी लेंथ का हमारा जो यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह पे ये हमारा जो प्रोब है वो हमारा बाइंड करना चाहिए,
सिंगल वन साइड के ऊपर, यूं नहीं है कि वो हमारे यहाँ पे एक से ज्यादा साइड के ऊपर वो हमारे यहाँ पे बाइंड कर रहा हो, ठीक है। तो एक ही साइड के ऊपर वो वहां पर बाइंड करना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे प्रोब है ना, उसकी हमारी क्या लेंथ होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इस केस के अंदर में यहाँ पे क्या करना रहता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हमारे क्या होंगे, हमारे 4 टाइप के बेसिस होते हैं, ठीक है। वहां पे हमारा एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर बेस के लिए हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 4 कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे प्रोब था, जैसे कि इसकी लेंथ हमारी यहाँ पे क्या है, 1 बेस पेयर की हमारी यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, वहां पे अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर यहाँ पे हमारा एडेनिन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारी क्या होगी, 1/4, क्योंकि टोटल कैंडिडेट कितने हैं हमारे, 4 है, और एडेनिन कितने हैं, 1 है। तो यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/4, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन हमारा जो यहाँ पे बाइंड करना है इसके साथ, तो वो हमारा इसके साथ बाइंड करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4, क्योंकि एडेनिन हमारे यहाँ पे कब बाइंड कर सकता है इसके साथ, जैसे कि यहाँ पे हमारा एडेनिन है इस प्रोब के अंदर, ये हमारे यहाँ पे एडेनिन हो गया, तो ये हमारा इसके साथ कब बाइंड करेगा, जब यहाँ पे हमारा थाइमिन होगा, ठीक है। तो थाइमिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, फिर से हमारा वही आ रहा है 1/4, यानी कि एडेनिन अगर हम यहाँ पे 1 न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे हम प्रोब लेके चले, तो उसके बाइंड करने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, ठीक है। तो सिमिलर केसेस के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो प्रोब है उसकी लेंथ यहाँ पे क्या है, 2 बेस पेयर की है, जैसे कि हमारा जो प्रोब है ना उसकी जो लेंथ है वो 2 बेस पेयर की है, ठीक है। तो 2 बेस पेयर में जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चले कि हमारे पास ए और टी है, ठीक है। तो ये हमारा बाइंड करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अब इसके साथ हमारा कौन बाइंड करेगा, थाइमिन करेगा, इसकी खुद की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4, इसके साथ कौन बाइंड करेगा, हमारा यहाँ पे करेगा एडेनिन, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी फिर से यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के बाइंड करने की इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, ठीक है, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ पे 1/16, इनको यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16। अब ये जो 1/16 है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास 16 बेस पेयर का कोई हमारा सीक्वेंस है, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे एटी है ना, एटी हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, टीए के साथ। तो इस 16 बेस पेयर के अंदर जो हमारा टीए है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक बार, 16 बेस पेयर है, 16 बेस पेयर के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1, ठीक है, यानी कि 1/16, यानी कि 16 बेस पेयर के अंदर हमारा जो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है, सिर्फ एक बार, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम यहाँ पे 3 बेस पेयर का प्रोब लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 3 बेस पेयर के प्रोब की होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे जी हो गया, तो ये हमारा किसके साथ करेगा, टी के साथ, ये हमारा ए के साथ, ये हमारा सी के साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 1/4, इसके भी 1/4, इसके भी 1/4, तो यानी कि इन तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, 1/64, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उस प्रोब को यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं कि जो कि हमारे यहाँ पे 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन बेस पेयर का जो हमारे यहाँ पे जीनोम है उसके अंदर सिर्फ एक बार यहाँ पे हमारा बाइंड करे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमारा जो प्रोब है, यहाँ पे हमें ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है कि वो हमारा 6 बेस पेयर का हो। अब 6 बेस पेयर का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होने इस पर्टिकुलर प्रोब की यहाँ पे बाइंड करने की, यानी कि वो कितने सीक्वेंस के अंदर वो हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा रिपीट हो जाएगा, उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/4⁻6, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 1/4096। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना लेंथ का अगर हमारा कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा ये प्रोब होगा ना 6 बेस पेयर का, उसको वो कितनी बार बाइंड कर जाएगा, एक बार बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा कितना है 10⁻6 का, ये तो हमारा कितना है 10⁻4 का अप्रोक्स हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चले कि हमारे पास 8192, ठीक है, इसका डबल हो गया, तो अगर हमारे पास इतने बेस पेयर का अगर यहाँ पे सीक्वेंस होता तो वहां पे भी हमारे क्या हो जाता, जो हमारा यहाँ पे प्रोब है वो हमारा 2 बार बाइंड कर जाता है। इसको हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीपल कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/8192, यानी कि इतने बेस पेयर के अंदर ये हमारा 2 बार तो बाइंड कर जाता, जबकि हमें कितनी बार बाइंड करवाना था, सिर्फ एक बार। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, बाकी सबको यहाँ पे कंपेयर करके चलना है, और हमें चेक करना है कि किसके अंदर जो हमारे बेस पेयर की जो लेंथ है वो हमारी 1 मिलियन के आसपास आ रही हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या दिया 4⁻15, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 4⁻15 लेके चले तो ये हमारा अप्रोक्स किसके इक्वल आ रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको काउंट करके देते हैं तो ये हमारा आएगा 10,737,41824, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है 1/10⁹, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हमारा 15 बेस पेयर का अगर कोई प्रोब है, इतने बेस पेयर का अगर कोई प्रोब है, तो उसकी क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास 10⁻9 बेस पेयर का अगर हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है या फिर हमारा कोई जीनोम है, ये हमारा जीनोम है इतने बेस पेयर का, तो उसके अंदर ये जो हमारा प्रोब है वो हमारा बाइंड करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ एक बार। जबकि हमारे पास तो इससे छोटा सीक्वेंस है, हम तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा इतना बड़ा जीनोम होगा ना तब वो एक बार यहाँ पे बाइंड कर सकता है, लेकिन हमारे पास जीनोम तो छोटा है इससे, तो इसका मतलब यूं भी हो सकता है ना कि अगर हमारे यहाँ पे इतने बेस पेयर में एक बार बाइंड कर रहा था, तो इससे अगर छोटा यहाँ पे सीक्वेंस होगा तो क्या पता ये हमारा जीनोम वहां पे मिले ही ना। प्रोबेबिलिटी देखो इसकी क्या है कि 10⁻9 बेस पेयर का अगर हमारा कोई जीनोम होगा तो उसके अंदर ये एक बार बाइंड करेगा, और यहाँ पे हमारा जो जीनोम है वो क्या है, इससे छोटा है, तो यानी कि हो सकता है ना कि ये इसमें यहाँ पे बाइंड करे ही ना, एक बार भी बाइंड ना करे। एटलीस्ट हमें एक बार तो चाहिए ना, तो एक बार भी यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ 10 बेसिस, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10⁻4 तो ये हमारे यहाँ पे 1 बाय, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 1048576, और ये हमारा अप्रोक्स किसके इक्वल रहेगा, 10⁻6 के इक्वल। ठीक है, अप्रोक्स की अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा अप्रोक्स इसी के इक्वल रहा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा 10 बेसिस का जो हमारा यहाँ पे प्रोब होगा वो इस जीनोम के अंदर हमारा एक बार यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्रोक्स लेके इसके चले, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें 4 बेसिस के लिए, तो ये तो हमारे यहाँ पे इससे भी कम हो गया, तो अगर हम यहाँ पे 4 बेसिस के लिए चले तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4⁻4, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा हो जाएगा 1/256। ठीक है, तो यानी कि 256 बेसिस के अंदर हमारा ये एक बार तो बाइंड कर ही जाएगा, जबकि हमारा जीनोम तो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये तो पता नहीं कितनी बार यहाँ पे बाइंड करेगा, जबकि हमें बाइंड कितनी बार करवाना था, सिर्फ एक बार, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी द ट्रांजिट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन ए लिविंग सेल। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को यहाँ पे हमें एक लिविंग सेल के अंदर उसको स्टडी करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे स्टेबल रहेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो हमारी पुल डाउन जो ऐसे रहता है ये हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे हम जरूर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, डेड सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इसको भी यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, ये हमारा मेजरली किसके लिए होता है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे उसको एंटीबॉडी के साथ उसकी इंटरेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हमारा बहुत कम यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सरफेस प्लाज्मोजन रेजोनेंस, तो ये भी हमारा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे हम इसको जरूर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लिविंग सेल के अंदर हम इसको यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ये भी हमारा इंटरेक्ट। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फोरेस्टल रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर यानी कि फ्रेट, और फ्रेट जब हमने मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर हमने इस टेक्निक को स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि जो हमारे लिविंग सेल है उसके अंदर जो हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमारी फ्रेट टेक्निक यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। जो हमारी यूरिया है उसकी प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है उसकी अनफोल्डिंग का हमारे यहाँ पे क्या ग्राफ रहेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा यूरिया है ना वो प्रोटीन को क्या कर देता है, अनफोल्ड करके चलता है। ठीक है, अब जब इसकी कंसेंट्रेशन कम थी तो यहाँ पे हमारा अनफोल्डेड भी कम था, जैसे जैसे इसकी कंसेंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है ना वो हमारा रैपिडली यहाँ पे अनफोल्ड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बाकी के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे हमारे इनिशियली बिल्कुल हाई हो रहा है और फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, जबकि ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी कम, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हमारी अनफोल्डेड जो स्टेज है वो हमारे यहाँ पे फिर से फोल्डेड हमारे यहाँ पे होने लग जाएगी, तो ये तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये फिर से हमारे यहाँ पे डिक्रीज दिखा रहा है, और ये हमारा एक यहाँ पे लीनियर पैटर्न दिखा रहा है, लीनियर भी हमारे यहाँ पे पैटर्न हमें नहीं देखने को मिलता, कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे सिग्मोइड कर्व यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ATRNA containing an anticodon for the leucine was charged with leucine. Subsequently, the attached leucine was chemically modified to arginine. This tRNA will incorporate. अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक tRNA यहाँ पे हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे tRNA होता है। ठीक है, और इस tRNA के अंदर क्या है कि जो एंटीकोडोन है ना वो किसके लिए, ल्यूसिन के लिए। ये जो हमारे यहाँ पे एंटीकोडोन है ये हमारा किसके लिए स्पेसिफिक है, ल्यूसिन के लिए। ठीक है, अब फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इसकी हमने चार्जिंग कर दी किसके साथ, ल्यूसिन के साथ। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे हमारा
टीआरएनए है, इसके साथ जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड जो बाइंड हुआ है ना, वो भी हमारा कौन सा है, ल्यूसिन है। ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ल्यूसिन का यहाँ पे एंटीकोडोन था तो ल्यूसिन ही हमारे यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा एमआरएनए जो आएगा, जो हमारे यहाँ पे कोडोन सीक्वेंस जो आएंगे, ठीक है, ये कोडोन भी सीक्वेंस हमारे किसके लिए होंगे, ल्यूसिन वाले ही होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि सब्सिक्वेंटली द अटैच्ड ल्यूसिन वाज केमिकली मॉडिफाइड टू आर्जिनिन। जो हमारे यहाँ पे जो अटैच्ड ल्यूसिन था ना, ये हमने क्या कर दिया, केमिकली मॉडिफाइड कर दिया किसके अंदर, आर्जिनिन के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, दिस टीआरएनए विल इनकॉर्पोरेट। अब जो ये हमारा एक टीआरएनए है ना, जिसके ऊपर क्या हो चुका है, ल्यूसिन की जगह अब हमारे यहाँ पे आर्जिनिन जो बाइंड हो चुका है, ठीक है, तो ये हमारा किसको इनकॉर्पोरेट करेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच है, सिर्फ उसी के अंदर यहाँ पे हमारा चेंज हुआ है, ना तो हमारा जो कोडोन है उसके अंदर हमारा कोई चेंज हुआ, ना हमारा जो एंटी कोडोन है उसके अंदर कोई चेंज हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा ल्यूसिन का यहाँ पे कोडोन होता है, कोडोन हमारा ल्यूसिन का हो, तो उसके साथ हमारा बाइंड कौन करेगा, ल्यूसिन वाला ही एंटी कोडोन यहाँ पे हमारा बाइंड करेगा, ये हमारा इसके साथ बाइंड हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच है, जो हमारे यहाँ पे ल्यूसिन होना चाहिए था, उसकी जगह अब हमारे यहाँ पे क्या अटैच हो रहा है, आर्जिनिन है, ठीक है। यानी कि ल्यूसिन की जगह अब हमारे यहाँ पे क्या बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आर्जिनिन होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आर्जिनिन अगेंस्ट कोडोन ऑफ आर्जिनिन इन द एमआरएनए। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। क्यों होता है, देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, आर्जिनिन अगेंस्ट कोडोन ऑफ आर्जिनिन। जो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन का कोडोन होगा उसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा आर्जिनिन है। देखो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर तो हमारे यहाँ पे यही रहता है कि जो हमारा आर्जिनिन का कोडोन होगा उसके अगेंस्ट हमारा आर्जिनिन ही आएगा, वो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या बोला है, दिस टीआरएनए, जो ये हमारा टीआरएनए होगा ना, इसके स्पेसिफिक में यहाँ पे पूछा गया है। और ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कोडोन किसका लेगा, ल्यूसिन का, एंटीकोडोन भी किसका होगा, ल्यूसिन का, और जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, आर्जिनिन होगा। हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बोला हुआ है, ना कि हमें यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के लिए बोला हुआ है। दिस टीआरएनए में यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ल्यूसिन अगेंस्ट द कोडोन ऑफ आर्जिनिन। ये तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ल्यूसिन तो हमारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और आर्जिनिन की कोडोन की तो यहाँ पे बात ही नहीं आ रही। ये तो हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, कोडोन हमारा किसका होगा, ल्यूसिन का होगा, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, आर्जिनिन अगेंस्ट कोडोन ऑफ ल्यूसिन इन एमआरएनए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो हमारा एमआरएनए है उसके अंदर जो हमारा ल्यूसिन है, जो कि हमारा कोडोन की फॉर्म में है, जो कि हमारा कोडोन की फॉर्म में यहाँ पे है, ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, आर्जिनिन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस एक्सिजन डीएनए रिपेयर सिस्टम इज फॉल्स। यहाँ पे हमें जो हमारा बेस एक्सिजन डीएनए रिपेयर जो सिस्टम होता है हमारा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय द डैमेज डीएनए। ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा, जो हमारे यहाँ पे डीएनए रिपेयर सिस्टम होगा वो हमारा कब ट्रिगर होता है, जब हमारा डैमेज डीएनए यहाँ पे होगा, तो ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द पॉलीबीटा पाथवे फैसिलिटेट द रिप्लेसमेंट ऑफ ए लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच ऑफ द डीएनए। तो ऐसा तो हमें यहाँ पे कोई पाथवे हमने नहीं स्टडी किया, तो ऐसा तो हमारा कोई पाथवे हो नहीं होगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। और क्योंकि यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना था, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, द एंजाइम दैट रिमूव बेसिस फ्रॉम डीएनए आर ग्लाइकोसाइलेज एंड द लाइएज। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डैमेज डीएनए दैट हैज नॉट बीन रिपेयर्ड कॉल्ड स्टार्टिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हमारा कोई यहाँ पे अनरिपेयर्ड हमारा डीएनए अगर यहाँ पे रह जाता है, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा वो हमारा पे क्या हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा, वो आगे वहां प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बी स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इसीलिए यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड व्हेन द मैमेलियन सेल इज एस फेज इज फ्यूज्ड विद द अनदर G2 फेज। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मैमेलियन सेल है उसके अंदर हमारा जो एस फेज का एक सेल था उसको हमने यहाँ पे क्या किया, फ्यूज किया किसके साथ, G2 फेज के एक सेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट रहेगा वो हम यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, जो हमारा राव, वो हमारा होगा राव एक्सपेरिमेंट 1970, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या देखने को मिलता था कि जब हमारा यहाँ पे एस फेज का सेल अगर हमारा G2 फेज के साथ अगर हम यहाँ पे उसकी फ्यूजन करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा एस न्यूक्लियस होगा, ठीक है, फिनिशेस रेप्लिकेशन नॉर्मली, उसके अंदर तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल रेप्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन जो हमारा G2 फेज होता है ना, वो हमारा उसी टाइम पे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, स्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा क्या है, G2 फेज न्यूक्लियस विल वेट फॉर द एस फेज न्यूक्लियस टू कंप्लीट द रेप्लिकेशन एंड बोथ द न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली एंटर इनटू द एम फेज। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
जो हमारा यहाँ पे एस फेज होगा वो हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस से चल रहा है, ठीक है। और जो G2 फेज होगा ना वो उसी टाइम के वो हमारा एंटर नहीं कर पाएगा एम फेज के अंदर, वो वेट करेगा एस फेज का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूकारियोट्स। यूकारियोट्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें भी क्या बताना है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। जो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी उसको यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ द डीएनए पर न्यूक्लियोसोम वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टिश्यू और स्पीसीज। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। जो हमारे यहाँ पे डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोसोम जो हमारे यहाँ जो सॉरी न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो हमारे यहाँ पे डीएनए होगा उसकी जो लेंथ होती है ना वो हमारी टिश्यू और स्पीसीज के अकॉर्डिंग हमारे वहाँ पे वेरी करती रहती है, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है टिपिकल न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग पैटर्न इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड अक्रॉस द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की जो पैकेजिंग पैटर्न होगी ना वो हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैनेज ना होगी, वो हमारे यहाँ पे एवरेज में तो रहेगी लेकिन वो हमारी ऐसी नहीं है कि वो हमारी बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है वाइल wrapping around the histone core particles यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेंटेन। ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ पे कोर पार्टिकल जो हमारे होते हैं ना हिस्टोन के, उसके अराउंड जब हमारे यहाँ पे जो डीएनए होगा उसके जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है वो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्मली मेंटेन रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हमारा जो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हिस्टोन कोर है उसके अराउंड जब हमारे यहाँ पे डीएनए होता है ना तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी उसकी यूनिफॉर्म जो स्ट्रक्चर होती है ना उसके अंदर यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हिस्टोन टेल मेंटेन इंट्रा न्यूक्लियोसोमल कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द इनिशियल फैक्टर टू अचीव ए 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होती है। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे मैं फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूटिलाइज टू स्टडी बोथ प्रोटीन पेप्टाइड एंड प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। हमें यहाँ पे उस टेक्निक को सिलेक्ट करना है जिसको हम किसके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड और प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन दोनों की स्टडी के लिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन सी टेक्निक होती है, फेज डिस्प्ले, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है इन जीनोमिक डीएनए डीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन एक्सपेरिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वुड रीनेचर द अर्लीस्ट। जब हम यहाँ पे डीनेचर और रीनेचर यहाँ पे हम जीनोमिक डीएनए के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम कर रहे थे तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे हमें उस रीजन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हम जो रीनेचुरेशन है वो हमारी सबसे जल्दी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे मैं प्रोवाइडेड है जैसे कि सिंगल कॉपी जीन, सैटेलाइट डीएनए, स्यूडो जीन एंड मल्टी कॉपी जीन फैमिलीज। तो जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होगा ना ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे रीनेचर हो जाएगा। ये सबसे पहले यहाँ पे रीनेचर क्यों होता है, क्योंकि जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना इसके अंदर यहाँ पे हमें रिपीटेटिव डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, रिपीटेटिव डीएनए सेगमेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो इसीलिए जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी ना वो हमारे यहाँ पे बार बार हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हमारा रीनेचर हो जाएगा। क्योंकि जो इसके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे वो हमारे यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, ज्यादा नंबर पे होंगे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पे रीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। जो हमारे यहाँ पे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ना वो हमारे क्या होती है, देखो ट्रांसपोजोन्स होता है एक हमारा ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है कि ये हमारे कॉपी एंड पेस्ट में चलेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक डीएनए हो गया, इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा एक पर्टिकुलर यहाँ पे फ्रेगमेंट है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ से कट होगा, ठीक है, कॉपी नहीं कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट एंड पेस्ट, ये हमारे यहाँ से क्या हो जाता है, कट होगा, कट होके ये किसी दूसरी लोकेशन पे हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या चलते हैं, ट्रांसपोजोन्स। इसी के अंदर हमारे यहाँ पे एक कैटेगरी होती है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट था, पहले तो ये क्या हो रहा था कि ये हमारे यहाँ से कट होके ये दूसरी जगह पे जा रहा था, बी जगह पे। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ना इसके अंदर एक कॉपी यहाँ पे ही रह जाएगी इसकी, जो हमारा ए है ये हमारे यहाँ पे इसी लोकेशन के ऊपर इसकी कॉपी रही, और इसकी जो दूसरी कॉपी है ना वो क्या हो जाएगी, दूसरी जगह पे चली जाएगी। यानी कि इनके नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये यहीं पे भी रहेगी और दूसरी जगह पे भी जाएगी, तो इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब जो हमारे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स खुद को यहाँ पे
मेंटेन कर सकते हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस, और जो नहीं कर सकते उनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन ऑटोनोमस। और अगर हम यहाँ पे बात करें ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स के लिए, इसके जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वे हमारे क्या क्या होंगे यहाँ पे, एक हमारे यहाँ पे होता है लाइन्स, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे होता है जिप्सी, जिप्सी, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे होता है कोपिया, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं TF1, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है एक बेयर वन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे मैं लाइन दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थैलियम 208 हैज ए लाइफ टाइम ऑफ 3.053 मिनट, हाउ लॉन्ग विल ए सैंपल कंटेनिंग 120 UCI of thallium 208 takes to decay to 7.50 माइक्रो UCI, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा थैलियम 208 है, ठीक है, इसकी जो लाइफ टाइम है ना वो हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, 3.053, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो सैंपल था वो हमारा कितना था, 120 माइक्रो CI, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 माइक्रो CI है। तो यहाँ पे हमारा जो हाफ लाइफ टाइम है वो हमारा यहाँ पे कितना है, 3.053। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे 3.053 मिनट्स के बाद जो इसकी यहाँ पे 120 जो माइक्रो CI जो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है वो अभी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60 माइक्रो CI, ठीक है। नेक्स्ट 3.053 के बाद ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। नेक्स्ट 3.053 के बाद ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। नेक्स्ट के बाद ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगी, ये हमारी 15 थी, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगी 7.5, ठीक है, यानी कि हाफ होती रहेगी कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं कब तक इसकी कंसंट्रेशन बतानी है, जब तक ये हमारी 3.50 हो जाए, तो ये हमारे यहाँ पे हो गई, तो यानी कि हमारा कितना टाइम यहाँ पे लगा, 1 2 3 4, यानी कि 3.053 इंटू 4, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारा अप्रोक्स 12.21, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इंजेक्शन ऑफ नैनोज ट्रांसक्रिप्ट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्टिलाइज्ड ड्रोसोफिला एग इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप इन एन एम्ब्रियो विद, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे ड्रोसोफिला फर्टिलाइज्ड ड्रोसोफिला एग जो है उसके जो एंटीरियर एंड है ना वहाँ पे हमने क्या कर दिया, नैनोज ट्रांसक्रिप्ट का इंजेक्शन यहाँ पे हमने कर दिया। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक फर्टिलाइज्ड यहाँ पे ड्रोसोफिला एग है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये हमारा एंटीरियर एंड हो जाता है, ये यहाँ पे पोस्टीरियर एंड हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि जो नैनोज जो ट्रांसक्रिप्ट है, नैनो जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं ना ये हमें नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पोस्टीरियर एंड के ऊपर, यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या करवाते हैं, टेल की फॉर्मेशन यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो नैनोज ट्रांसक्रिप्ट है ना उनको हमने एंटीरियर एंड के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे टेल की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एंड है दोनों जगह पे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमें टेल फॉर्मेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो बस यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए बात करें, टू हेड्स एट द बोथ द एंड, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेड की नहीं दोनों जगह टेल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, टू टेल एट द बोथ हैंड, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ नॉन डिसेक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम अकर इन द मियोसिस 2 व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मियोसिस 2 जो स्टेप होता है उसके अंदर अगर यहाँ पे हमारा नॉन डिसेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक सेल हो गया, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट होगी एक मियोसिस 1, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होती है, मियोसिस 2 होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हो जाता है मियोसिस 2 हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस 1, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, मियोसिस 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे नॉन डिसेक्शन है ना वो हमारी कब हो रही है, मियोसिस 2 के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास एक डिप्लॉइड यहाँ पे सेल था, इसकी जब यहाँ पे मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वे हमारे यहाँ पे हाफ हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एन हो गया, यहाँ पे भी हमारा एन हो गया, नॉर्मल प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें। और जब हमारे यहाँ पे मियोसिस 2 होती है तो उसके अंदर ये जो हमारे यहाँ पे नंबर है ना वो हमारे यहाँ पे मेंटेन रहेंगे, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, ये भी एन और ये भी एन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नॉन डिसेक्शन हो जाती है हमारे किस स्टेप के ऊपर, फर्स्ट स्टेप के ऊपर, यानी कि मियोसिस 1 के अंदर। तो मियोसिस 1 में जब हमारे यहाँ पे नॉन डिसेक्शन होगी तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि एक तो हमारे यहाँ पे सेल होगा उसके अंदर तो हमारे यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा नंबर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पे मियोसिस 2 होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों सेल्स के पास n+1 n+1,
और यहाँ पे हमारा दोनों सेल्स के पास क्या हो जाएगा n-1 n-1। तो यानी कि अगर हमारे यहाँ पे नॉन लिंकेशन हो रही है म्यूसिस 1 के टाइम पे, तो उस पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे 4 सेल्स होंगे उनमें से 2 सेल्स तो हमारे कैसे होंगे, ये हमारे होंगे n+1 वाले, और 2 सेल्स हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं n-1 वाले। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें म्यूसिस 2 हमारी हो रही, म्यूसिस 2 पे अगर हमारे यहाँ पे नॉन लिंकेशन हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यानी कि हमारी जो म्यूसिस 1 है वो तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, और जब म्यूसिस 2 होगी उसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉन लिंकेशन यहाँ पे शो करनी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि जो नॉन लिंकेशन होगी ना वो यूं नहीं है कि हमारे दोनों सेल्स के अंदर हमारी हो रही है, किसी एक सेल के अंदर हमारे यहाँ पे नॉन लिंकेशन होगी। यानी कि अगर हम इसके अंदर यहाँ पे अगर नॉन लिंकेशन लेके चले तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n+1, और ये हमारा क्या हो जाएगा n-1, और ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा नॉर्मल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे 2 सेल्स तो हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल होंगे। नॉर्मल का मतलब ये हमारे कैसे होंगे, n वाले होंगे, और 2 सेल्स हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, जिनके अंदर हमारा क्या है, एक हमारा n+1 है और एक हमारे यहाँ पे क्या है n-1। ठीक है, यानी कि एक एक सेल इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं म्यूसिस 2 के लिए पूछा गया था, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें, ऑल द गैमेट विल बी डिप्लॉयड, तो ऐसा तो नहीं होगा। 2 गैमेट विल बी n+1 एंड 2 विल बी n-1। तो ये हमारे किसके अंदर देखने को मिलता था, जब हमारा म्यूसिस 1 के अंदर हमारे यहाँ पे नॉन लिंकेशन होती थी। लेकिन यहाँ पे हमें म्यूसिस 2 के लिए पूछा हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। 1 गैमेट विल बी n+1, 1 विल बी n-1 एंड 2 विल बी द n। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 ऑफ द 4 गैमेट विल बी हैप्लॉइड एंड 2 विल बी द डिप्लॉइड, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच विल बी द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द डायरेक्शनल माइग्रेटिंग यूकारियोटिक सेल्स। जो हमारे डायरेक्शनली माइग्रेटिंग यूकारियोटिक जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हमें कौन सा चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, द ER इज फ्रेगमेंटेड, ये हमारा नहीं होता। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये भी हमारा नहीं होगा। द न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द बैक एंड बिहाइंड द गोल्गी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है अंडरवाइंडिंग और ओवरवाइंडिंग ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA जनरेट सुपर कोइल ओनली व्हेन इट डज नॉट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एक सर्कुलर जो डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ पे हम ओवर वाइंडिंग अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर अगर यहाँ पे अंडर वाइंडिंग अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, अंडर वाइंडिंग, ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर, ठीक है, या फिर इनमें से किसी भी केसेस के अंदर, अगर हमारा इनमें से जो मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, इनमें से कौन सी अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन ना हो, ठीक है, डज नॉट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर इनमें से हमारा कोई भी चीज अगर ना हो, जो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज ना होने से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे डबल स्टैंडर्ड जो DNA है ना, इसके अंदर अंडर वाइंडिंग और वाइंडिंग की वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट सुपर कोइलिंग। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड जो DNA है इसके अंदर अंडर वाइंडिंग और ओवर वाइंडिंग की वजह से जो हमारी सुपर कोइलिंग जो जनरेट होती है, ठीक है, उसको हमारा कौन प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हमारा वो प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे जो सुपर कोइलिंग है वो हमारे यहाँ पे हो जाएगी। तो वो हमारा कौन सा होता है, निक्स। अगर हमारा जो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे ओपन कर रहे थे, ठीक है, ओवर वाइंडिंग या फिर अंडर वाइंडिंग अगर यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारी सुपर कोइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसको प्रिवेंट हमारा कौन करता है, जो हमारे यहाँ पे निक्स होंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA या फिर सिंगल स्टैंड के अंदर हमारे यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सुपर कोइलिंग नहीं हो पाती। अब अगर हमारे यहाँ पे निक्स ही नहीं होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर कोइलिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रीच वी मैक्सिमम इज। इनमें से हमारा कौन से टाइप का ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि हमारा मैक्सिमम लेवल तक यहाँ पे हमारा नहीं पहुंच पाता। देखो मैक्सिमम तक हमारा कब नहीं पहुंच पाता, जो हमारे यहाँ पे जो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना, जिस जो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होगा, सिर्फ जो हमारी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, देखो मैक्सिमम हमारा कब पहुंच पाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर थे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो कि इनका ट्रांसपोर्ट जो हमारे मोलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करेंगे। अब इनकी मैक्सिमम यहाँ पे लेवल कब पहुंच पाता है, जब हमारे जो ट्रांसपोर्ट जो हमारे यहाँ पे लिगेंड है जिनको हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, वो हमारे जितने भी यहाँ पे प्रोटीन है उन सबको यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, स्पीड यहाँ पे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर्मली सिंपल डिवीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड तो होना नहीं था। ठीक है, वो तो किसके ऊपर डिपेंड थे, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मैक्सिमम लेवल ये पहुंचने नहीं देते कि वो यहाँ पे हमें किसी दूसरे प्रोटीन की जरूरत पड़े। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सिंपल डिवीजन जो हमारे यहाँ पे होता है वो हमारा कभी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता। हम यहाँ पे यूं नहीं कह सकते कि वो हमारे यहाँ पे उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है।
ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ tRNA रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ऑल 6 कोडोन ऑफ द सीरिन। यहाँ पे हमें सीरिन के 6 कोडोन हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे में क्या है कि जो हमारे यहाँ पे सीरिन के जो 6 कोडोन जो हमारे होते हैं, जो हमारे mRNA होते हैं, mRNA के अंदर जो हमारे कोडोन्स होते हैं, तो सीरिन के लिए हमारे 6 अलग अलग कोडोन है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे यहाँ पे कितने मिनिमम में यहाँ पे tRNA की जरूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ पे बताना है। देखो हमें यहाँ पे नॉर्मली तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे tRNA होता है ना, वो हमारा क्या करेगा, उसके पास एंटीकोडोन होंगे और ये हमारे क्या करते हैं एक ही पर्टिकुलर कोडोन के साथ हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ट्रिपल ए है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करें UCU, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि UCU यहाँ पे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा tRNA के अंदर हमारा क्या कोडोन होना चाहिए, यहाँ पे हमारा जो एंटीकोडोन है, सॉरी, वो हमारा सीक्वेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू के अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है, ए होना चाहिए, इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे जी और इसके अपोजिट ए। तो ये हमारे यहाँ पे tRNA के अंदर हमारे यहाँ पे एंटीकोडोन होने चाहिए थे, सीक्वेंस हमारा यही होना चाहिए था। बट एक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वोबल हाइपोथेसिस का। ठीक है, वोबल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि अगर हमारे यहाँ पे जो बेस एंटीकोडोन है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम जो हमारा होता है ना, जो लास्ट पोजीशन जो होती है, उसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे ग्वेनिन हो, तो वो हमारा जो इसके अपोजिट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर यूरासिल है तो उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, और अगर वहां पे साइटोसिन है उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा जो UCU था, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती थी AGA की। ठीक है, बट और जो हमारे यहाँ पे दूसरे टाइप का जो हमारे यहाँ पे कोडोन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें UCC के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा सेकंड इसी का सीरिन का यहाँ पे हमारा हो जाता है, ये यहाँ पे हमारा क्या है UCC। अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे यहाँ पे किसकी जरूरत है, हमें जी की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा वोबल हाइपोथेसिस है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे जो एंटीकोडोन है उसकी जो 5 प्राइम पोजीशन है, अगर उसके ऊपर हमारे यहाँ पे ग्वेनिन होता है, तो ग्वेनिन हमारे यहाँ पे जो यूरासिल होगा उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, और जो हमारे यहाँ पे साइटोसिन होगा उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। यानी कि इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए अकेला यही हमारे यहाँ पे काफी है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा एक ही tRNA यहाँ पे हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे यूरासिल जो होता है वो हमारे यहाँ पे जो लास्ट हमारे यहाँ पे जो पोजीशन होगी, ठीक है, थर्ड पोजीशन, उसके ऊपर हमारा क्या होगा कि अगर हमारा वहाँ पे एडेनिन है या फिर हमारे यहाँ पे ग्वेनिन है, उन दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए अकेला ही काफी है। ठीक है, तो इनके दोनों के लिए भी हमारे यहाँ पे एक ही tRNA काफी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें AGU और AGC के लिए, तो इनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, AGU है, यहाँ पे हमारा U हो गया, ये हमारे यहाँ पे C हो गया, और U और C के लिए हमारे यहाँ पे G अकेला ही काफी था, तो यानी कि इनके लिए हमारा सिर्फ एक ही कोडोन हमारे यहाँ पे इनफ रहेगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे कितने मिनिमम यहाँ पे tRNA चाहिए होंगे, सिर्फ 3 ही, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल SRPs इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, किसके रिगार्डिंग, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है, NSRP, फर्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है कंटेन RNA एंड प्रोटीन, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। जो हमारा SRP होता है ना, उसके पास हमारे RNA भी होंगे और वहां पे प्रोटीन भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा SRP है ना, वो हमारा किसी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जो SRP रिसेप्टर होता है ना, वो हमारा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा SRP रिसेप्टर है। लेकिन जो हमारा SRP है ना, वो हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट हमें सिलेक्ट करना था, तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्स विद द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑन द ER मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है ये। जो यहाँ पे हमारा SRP रिसेप्टर है वो हमारा कहाँ पे है, ER मेम्ब्रेन के अंदर है। बाइंड टू लोकलाइज सिग्नल एट द एंड टर्मिनस ऑफ द इमर्जिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा ये बाइंड करेगा वो हमारा किसके साथ करता है, एंड टर्मिनस के ऊपर, तो इसलिए ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ रही थी, बी ऑप्शन, और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए बायोप्लास्टिक, ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो बायोप्लास्टिक एग्जांपल हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है लेबल्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड लीनियर शॉर्ट DNA ओलाइगो वर एनिल्ड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट शोन इन द फिगर 1। यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पे एक सर्कुलर DNA हो गया, और एक हमारे यहाँ पे ओलाइगो है, यानी कि एक हमारे यहाँ पे लीनियर शॉर्ट DNA है। ये हमारे यहाँ पे लीनियर वाला था, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है। इनको हमने क्या कर दिया, एनिल यहाँ पे कर दिया, एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड करवा दिया,
और उससे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है। अब उसके बाद क्या है, हेलिकेज एसे वाज परफॉर्म्ड यूजिंग द एनिल्ड प्रोडक्ट एंड 3 प्रोटीन ए बी सी, बिलो इज द जेल प्रोफाइल ऑफ द रिजल्ट, फिगर 2। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने क्या किया, अलग 3 प्रोटीन के साथ हमने यहाँ पे रिएक्ट करवाया ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारा जो प्रोटीन है ना, उसके पास हेलिकेज एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। हेलिकेज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होते हैं उनको सेपरेट करना। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा एक सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो गया, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, लीनियर डीएनए है। तो ये हमारे आपस में मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनिल, इनके बीच में क्या हो गई थी, यहाँ पे एनिलिंग हो गई थी। तो एनिलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, ये हमारे इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड पोर्शन में है। और जो हमारे यहाँ पे एबीसी, जो भी हमारे यहाँ पे एंजाइम है जो कि यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी शो करेगा, तो वो क्या कर देगा, इन दोनों स्टैंड को यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट कर देगा, यानी कि ये हमारा लीनियर अलग हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब इनके जब हमने यहाँ पे जेल के ऊपर इनको रन करवाया, तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके बेस पे मैं क्या बताना है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट आइडेंटिटी द आइडेंटिफाई द प्रोटीन विद द हेलिकेज एक्टिविटी, यहाँ पे मैं बताना है कि इनमें से कौन से प्रोटीन के पास हमारे यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे ना पहले अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखते, जो हमारे यहाँ पे डाटा में दिया हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पे ना एक ओलाइगो दिया हुआ है। ओलाइगो का मतलब यहाँ पे क्या था, हमारा जो हमारा लीनियर शॉर्ट डीएनए था, और उसके लिए हमारे यहाँ पे जो बैंड है ना, वो हमें यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो हमारे ये शॉर्ट जो यहाँ पे लीनियर जो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट है ना, इसका जो हमारे यहाँ पे बैंड है वो हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये हम इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट डीएनए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। ये वाला फ्रेगमेंट हमारा क्या होगा, शॉर्ट डीएनए। अब देखो हमने क्या कहा कि जो हमारा यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी जिसके भी पास होगी, वो क्या कर देगा, इन दोनों को सेपरेट कर देगा। ये हमारा जो फ्रेगमेंट था, ये हमारा कौन सा वाला था, जो हमारा शॉर्ट डीएनए था, जो ये वाला स्ट्रैंड था, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रैंड जिसमें भी अलग होगा, ए बी, ए की प्रेजेंस में होगा, बी में होगा, सी में होगा, हमें नहीं पता कि कौन हमारे यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी शो कर रहा है, लेकिन जो भी यहाँ पे शो करेगा ना, उसके अंदर क्या होगा कि ये हमारा जो डीएनए है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इससे तो सेपरेट हो ही जाएगा ना, ये तो इससे सेपरेट होगा, तो यानी कि जो हमारा इस वाला बैंड होगा ना स्पेसिफाई, ये जो हमारा बैंड होगा वो हमें उस कंडीशन में जरूर देखने को मिलेगा, उस प्रोटीन की प्रेजेंस में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए बात करें, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सिर्फ बी ही प्रेजेंट था, ठीक है। बी जब प्रेजेंट था तो उस केस में ये जो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट की हम बात कर रहे थे, ये वाला जो फ्रेगमेंट था, क्या ये यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे बी है ना, उसके पास हेलिकेज एक्टिविटी नहीं होगी, अकेले के पास तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सी के लिए, जब हमारे यहाँ पे सिंपली सी प्रेजेंट था, ठीक है, इस केस के लिए, तो इसमें भी यहाँ पे हमें ये वाला फ्रेगमेंट नहीं देखने को मिला, तो यानी कि सी के पास भी, अकेले के पास तो यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमारा बी और सी प्रेजेंट था, ठीक है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे हमें ये वाली एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, यानी कि जो हमारा बी है, अकेले के पास भी इसके पास एक्टिविटी नहीं है, इसके पास भी एक्टिविटी नहीं है, और जब ये दोनों यहाँ पे अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो उनके पास भी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमारा यहाँ पे ए और बी प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट देखने को मिल रहा है, ये वाला फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा ए और बी है ना, तब हमारे यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमारा ए बी और सी है, तब फिर से हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिली, ए बी और सी, तब भी हमें यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमारा ए और सी है, तब भी हमें यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे ए अकेला भी प्रेजेंट है, तो भी हमें यहाँ पे ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ए होगा ना, उसी के पास ये हमारी क्या हो जाएगी, हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, और इसको सेपरेट करके यहाँ पे हमें ये वाला बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आपको हम बात करें कि ये वाले जो बैंड है ना, ये हमारे किसके लिए हो जाएंगे, ये वाले हमारे बैंड हो जाते हैं जो हमारे यहाँ पे अनहेलिकेज, जब यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए हमारे यहाँ पे ये वाला बैंड है, इस अकेले के लिए हमारे यहाँ पे ये वाला बैंड हो जाएगा, ठीक है। इस अकेले के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा था, ये वाला बैंड था, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रोटीन ए, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रोटीन एक्स एग्जिस्ट इन बोथ जीटीपी बाउंड एंड जीडीपी बाउंड फॉर्म, व्हेन दिस प्रोटीन वाज प्योरिफाइड इट वाज ऑलवेज जीडीपी बाउंड, प्रोटीन वाई, डब्ल्यू एंड वी were labeled separately in an experiment along with the GTP. The result of the experiment were depicted in the following figure. देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा प्रोटीन एक्स है ना, वो हमें दो फॉर्म में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में भी और जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में भी।
अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो हमारा प्रोटीन है ना, जब हमने इसको प्योरीफाई किया तो ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है मैक्सिमम, ये हमें जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 अलग अलग प्रोटीन लिए, वाई, डब्ल्यू एंड वी, ठीक है, और इनको हमने क्या किया, सेपरेटली इसके साथ यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, और इसके साथ हमने यहाँ पे क्या रख दिया, जीटीपी भी यहाँ पे हमने रख दिया। देखो नॉर्मली हमें किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, जीडीपी फॉर्म में। अगर इसके साथ हमें जीडीपी बाउंड करवाना है तो कोई ना कोई प्रोटीन ही आएगा जो कि इसको यहाँ पे क्या करेगा, इसका जो जीडीपी है उसको यहाँ पे चेंज करके किसके साथ बाउंड करवा देगा, जीडीपी के साथ बाउंड करवा देगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स है, नॉर्मली ये हमारा जीडीपी के साथ मिलता है। अब अगर यहाँ पे हमारा कोई प्रोटीन ऐसा है जो कि क्या करे, इसके जो जीडीपी है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे जीटीपी के साथ, तो ये हमारा किस फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, जीटीपी की फॉर्म में। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ये वाला डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है कि सिर्फ y के अंदर ही हमें किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, x जीटीपी की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि जो हमारा जीडीपी, जो हमारा x है वो हमें किसके साथ देखने को मिलता है, मैक्सिमम जीडीपी के साथ। लेकिन कोई ना कोई तो हमारा ऐसा प्रोटीन होगा ना, y होगा, w होगा, v होगा, कोई तो हमारा ऐसा प्रोटीन होगा जो कि क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करवा रहा है, और ये हमें किसकी फॉर्म में लेके आ रहा है, इसको जीटीपी की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हमारा कोई भी नहीं था, ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, टोटल एक्स, यानी कि हमें किस फॉर्म में हो गया, जीडीपी की फॉर्म में। लेकिन जब यहाँ पे हमारा वाई है, जब हमारा वाई प्रेजेंट हो जाता है तो ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, एक्स जीटीपी की फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे वाई है वो हमारा क्या कर रहा है, इस जीडीपी को हमारे यहाँ पे चेंज कर रहा है किसके अंदर, जीटीपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी के बेस पे क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द राइट कंक्लूजन ऑफ द रिजल्ट। इस रिजल्ट के लिए हमारे यहाँ पे क्या राइट कंक्लूजन हो सकता है वो हम यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोटीन वाई इज ए जीएपी फॉर द प्रोटीन एक्स। देखो यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक हमारे यहाँ पे होता है जीएपी और एक हमारे यहाँ पे होता है जीटीपी, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे होगा जीएपी और एक हमारे यहाँ पे होता है जीईएफ, ठीक है। देखो जो हमारे यहाँ पे एक होता है जीटीपी, एक हमारे यहाँ पे था जीडीपी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों केसेस के लिए बात करें तो जो हमारे यहाँ पे जीएफ होता है ना, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट करेगा जो हमारा जीडीपी है इसको जीटीपी के अंदर, ये इसके अंदर। और जो हमारा जीएपी है ये हमारा क्या कर देता है, ये हमारा कन्वर्ट करेगा जीटीपी को जीडीपी के अंदर, ठीक है। जीएपी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होगा जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे जीएफ है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा ग्वेनाइन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जीएफ है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जीडीपी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, जीटीपी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा वाई था ये हमारा क्या कर रहा था, एक्स जीडीपी को हमारा कन्वर्ट कर रहा था एक्स जीटीपी के अंदर। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे वाई है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये मैं यहाँ पे दिया हुआ है जीएपी। ये हमारा जीएपी क्या होता है, जो हमारा जीटीपी को जीटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता, जबकि यहाँ पे मैं क्या देखने को मिल रहा है, इसका रिवर्स। तो यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोटीन वाई इज ए जीएफ फॉर द प्रोटीन एक्स, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं दिया हुआ है प्रोटीन डब्ल्यू इज जीएफ फॉर द एक्स, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन वी इज ए जीएफ फॉर द एक्स, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन ए क्लास स्टूडेंट वर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप and each group was given different DNA sample to find the melting temperature. All the group observed the same TM melting temperature for their sample. This is because यहाँ पे क्या है कि कोई क्लास थी और उसको हमने क्या कर दिया, 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ए ग्रुप, ये बी ग्रुप और ये हमारे यहाँ पे सी ग्रुप। अब इनको हमने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे डीएनए सैंपल इनको यहाँ पे हमने प्रोवाइड करवा दिया, और इन तीनों ने क्या देखा कि इनका जो यहाँ पे टीएम आ रहा है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर, जो डीएनए है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तीनों का सेम ही आ रहा है, ठीक है। जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो जो हमारा डीएनए है उसकी लेंथ के ऊपर कि कितने लेंथ का, कितने बेस पेयर का हमारे यहाँ पे डीएनए है, और सेकंड किसके ऊपर, जो हमारे यहाँ पे जीसी कंटेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है। अब अगर सेम इनका यहाँ पे टीएम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हम यहाँ पे नॉर्मल एजम्पशन यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं कि इनके जो लेंथ है और जो इनका जीसी कंटेंट है वो क्या रहा होगा, यहाँ पे सेम रहा होगा, तभी तो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे हमारा सेम हो सकता है, ठीक है। ये हम नॉर्मल यहाँ पे एजम्पशन लेके चल रहे हैं। वैसे हमारा क्या है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेंथ को
यहाँ पे हम ज्यादा कर देते हैं और जीसी कंटेंट को हम कम कर देंगे, तो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि लेंथ अगर ज्यादा हुई तो उसने मेल्टिंग टेम्परेचर को ज्यादा किया, और जीसी कम हुआ तो यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर को कम कर दिया। तो ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारे यहाँ पे जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हमारे यहाँ पे सेम हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल अजम्पशन यहाँ पे लेके चले, तो नॉर्मल अजम्पशन यहाँ पे हम न्यू लेके चलेंगे ना कि उनकी लेंथ और जीसी कंटेंट यहाँ पे सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है कि जो हमारा ये मेल्टिंग टेम्परेचर सेम आ रहा है वो हमारा किस रीजन की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, दे गोट डिफरेंट डीएनए सैंपल फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म विद द डिफरेंट लेंथ एंड सेम जीसी कंटेंट। देखो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे लेंथ और जो यहाँ पे जीसी कंटेंट है वो यहाँ पे हमारे कैसे होना चाहिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेम, अगर हम यहाँ पे इन चीजों को रख रहे हैं मेल्टिंग टेम्परेचर को, तो वहां पे अगर हमारा जो लेंथ है, लेंथ अगर यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही है तो जीसी कंटेंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, वहां पे कम हो जाना चाहिए, तभी हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहेगा। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि जो लेंथ है ना वो अगर हमारे यहाँ पे कम हो रही है तो जीसी कंटेंट हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी हमारे यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। तीसरा हमारा क्या हो सकता था कि वहाँ पे हमारी लेंथ भी सेम हो और जो हमारा जीसी कंटेंट है वो भी सेम हो। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया कि जो लेंथ है ना वो तो यहाँ पे डिफरेंट कर दी, लेकिन जो यहाँ पे जीसी कंटेंट है वो सेम ही रखा। अगर सेम यहाँ पे हमारा जीसी कंटेंट है और डिफरेंट लेंथ है तो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करना चाहिए था, तो यहाँ पे मतलब वेरी तो कर ही नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है दे गोट डिफरेंट डीएनए सैंपल विद द सेम लेंथ एंड डिफरेंट जीसी कंटेंट। तो फिर से हमारा वही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सेम लेंथ इन्होंने यहाँ पे बोल दी और जीसी कंटेंट को डिफरेंट कर दिया, तो ऐसा तो हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, दे गोट डिफरेंट डीएनए सैंपल विद द सेम लेंथ एंड द सेम जीसी कंटेंट। ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसके लिए एक्सप्लेनेशन होगी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मैं फिर से क्या दिया हुआ है, डिफरेंट लेंथ एंड द सेम जीसी कंटेंट, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन ऑफ सर्टेन यूकैरियोटिक एमआरएनए अंडर मैनी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द। देखो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन जो होती है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जो हमारी राइबोसोम की होती है वो हमारी एमआरएनए के साथ किस साइट के ऊपर हमारे यहाँ पे बाइंड करती है वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, और ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारी एक IRES साइट होती है यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉर आइडेंटिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए टिश्यू which one of the following type of immunofluorescence microscopic method has attained the highest level of resolution। तो ये भी हमारा एक मेमोरी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, और इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी विद डीकन्वोल्यूशन, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजोल्यूशन इसके पास यहाँ पे होती है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोटीन फैक्टर नेम्ड एज द यामानाका फैक्टर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द मेमेलियन सोमेटिक सेल इनटू द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। जो हमारे यामानाका जो यहाँ पे फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, यामानाका फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स, इनको हमारे कन्वर्ट कर देते हैं किनके अंदर, प्लूरिपोटेंट सेल के अंदर, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर। तो वो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे यामानाका फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर हमारे कौन कौन से प्रोटीन्स हमारे होते हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो यामानाका फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक याद रख सकते हो, ये हमारी होती है OSKM, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारा O होता है ये हमारा होता है OCT4, जो हमारा S होगा ये हमारा क्या होता है SOX2, KLF, जो हमारा K होगा ये हमारा क्या हो जाएगा KLF4, और जो हमारा M है ये हमारा क्या हो जाता है CMIC, ठीक है, जैसे कि हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया होगा, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हेफलिक लिमिट ऑफ मैमेलियन सेल रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे हेफलिक जो हमारी यहाँ पे लिमिट होती है ये हमारी किसके रिगार्डिंग होती है, ये हमारी होती है सेल डिवीजन के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सेल साइकिल के रिगार्डिंग, ठीक है, कि जो हमारा एक पर्टिकुलर सेल है वो हमारे कितने यहाँ पे कितने टाइम हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन शो कर सकता है, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे हेफलिक लिमिट ऑफ मेमेलियन सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सेल इन प्राइमरी सेल कल्चर अंडरगो सेनेसेंस आफ्टर 50-60 पैसेज, तो यही हमारे यहाँ पे किसके रिगार्डिंग है, सेल साइकिल के लिए, तो इसलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन इज ए फिनोमेना दैट अकर ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, इट रेफर टू। यहाँ पे मैं क्या पूछा गया है कि जो हमारी मिड ब्लास्टुला जो ट्रांजिशन होती है ना, उसको उसके अंदर हमारा क्या चेंजेस आते हैं वो मैं यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जो हमारे मिड ब्लास्टुला जो ट्रांजिशन होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि मिड ब्लास्टुला से पहले जो हमारे मैटरनल जीन्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे जो ब्लास्टुला जो होगा, ठीक है, उसके टोटल फंक्शन को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कौन से जीन? मैटरनल जीन्स। और मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद क्या होगा कि जो जाइगोटिक जो जीन्स होते हैं ना, वो क्या कर लेंगे, पूरे के पूरे ब्लास्टुला की जो कंट्रोल रहेगा उसको टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ट्रांजिशन फ्रॉम मैटरनल टू जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। जो मैटरनल जीन्स है वो हमारे अब उनके फंक्शन को कौन रेगुलेट करेगा? जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस डू टी सेल डेवलप एनर्जी। देखो, पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एनर्जी हमारे यहाँ पे क्या होता है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नो रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपल टर्म की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि किस कंडीशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो टी सेल्स है वो हमारे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें, विद द एक्सप्रेशन ऑफ द CD69 ऑन द टी सेल्स, हमने यहाँ पे क्या किया? नो रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? व्हेन CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द टी सेल सरफेस डू नॉट रिकॉग्नाइज द सेल्फ MHC एंड सेल MHC1 मॉलिक्यूल। तो ये हमारे यहाँ पे टर्म, देखो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स वाली तो कंडीशन आ रही है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे एनआरजी के लिए हमारे यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, व्हेन द MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बाइंड टू द पेप्टाइड विद द लेस एबिलिटी, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? व्हेन को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फेल टू इंटरेक्ट विद द टी सेल, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, इसके लिए हमारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, a chemist synthesized a newly chemical X, which is highly mutagenic. He also tested the capacity of mutation induced by X to be reversed by another non-mutagen and obtained the following result. देखो यहाँ पे क्या है कि वो एक केमिस्ट थे और उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि कोई एक्स यहाँ पे कंपाउंड देखा और वो उनको क्या देखने को मिलता है कि वो हमारा हाईली म्यूटाजेनिक है, यानी कि वो यहाँ पे म्यूटेशन को कॉज करवा रहा है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा एक्स था ना, ठीक है, वो किस टाइप के यहाँ पे हमारी म्यूटेशन कॉज कर सकता है उसको उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। और साथ में उन्होंने क्या किया कि जो हमारे वेल नोन यहाँ पे जो म्यूटेशंस है उनके भी रिजल्ट को उन्होंने क्या किया, जैसे कि एक्स ने यहाँ पे क्या किया होगा, कोई म्यूटेशन यहाँ पे कॉज की होगी। ठीक है, और इस म्यूटेशन को हम किस तरीके से यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो वेल नोन हमारे जो म्यूटेशंस है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, जो हमारा हाइड्रोक्सिलामाइन है, जो हमारा एक्ट्राइडेंट ऑरेंज है, इनको इफेक्ट को भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्टडी वहाँ पे किया। ठीक है, कि क्या वे उस पर्टिकुलर एक्स ने जो म्यूटेशन किया उसको रिवर्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इस टाइप के उन्होंने यहाँ पे रिजल्ट मिले। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं इस टेबल के अंदर गिवन है। अब इसके बेस पे मैं क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे इस टेबल को देखते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा नाइट्रस एसिड है वो इस एक्स के इफेक्ट को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। यस, ठीक है, यानी कि वो इसके इफेक्ट को क्या करे, रिवर्स कर देगा। जो हमारा नाइट्रस एसिड जो हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का डीएमिनेटिंग एजेंट होगा। नाइट्रस एसिड जो होगा ना, ये हमारा क्या होता है, एक टाइप का डीएमिनेटिंग एजेंट होता है। डीएमिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि जो हमारे यहाँ पे साइटोसिन है वो डीएमिनेशन के थ्रू हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरासिल के अंदर। ठीक है, और जो हमारा साइटोसिन था, देखो जो साइटोसिन है वो हमारा किसके साथ यहाँ पे पेयरिंग शो करता है, ग्वेनिन के साथ। लेकिन जो हमारा यूरासिल है वो हमारा किसके साथ यहाँ पे पेयरिंग शो करेगा, ये हमारा शो करता है यहाँ पे एडेनिन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे साइटोसिन था वो हमारा किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पे, यूरासिल से। जो हमारा ग्वेनिन है वो हमारा किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पे, एडेनिन से। तो ये जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन होती है, ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे हमारी जो म्यूटेशन जो ये होती है ना, जिसके अंदर हमारा एक ही टाइप का, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन जो हमारा होगा, ठीक है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे ग्वेनिन है उसको दूसरा प्यूरिन यहाँ पे रिप्लेस कर देता है, या फिर जो हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन है उसको पिरिमिडिन यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। तो उस टाइप की हमारी जो हमारी म्यूटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो यानी कि जो हमारा नाइट्रस एसिड है ना वो हमारा किस टाइप के यहाँ पे म्यूटेशन कॉज करवाता था, ट्रांजिशन की। ठीक है, और जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि नाइट्रस एसिड ने इस टाइप के हमारे यहाँ पे म्यूटेशन कॉज करवाई, ठीक है, तो अगर हम इस यहाँ पे एक और अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन करवा दे तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि फिर से हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस थी, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो यूरासिल है वो हमारा किस में यहाँ पे चेंज होगा, साइटोसिन के अंदर ही हो सकता है, ये हमारे यहाँ पे ग्वेनिन के अंदर ही हो सकता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमारा नॉर्मल प्रोसेस हमारे यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे एक्स है उसके इफेक्ट को अगर हमारे यहाँ पे नाइट्रस एसिड अगर उसको रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एक्स है ना वो हमारा किस टाइप के यहाँ पे म्यूटेशन कोज कर रहा होगा, ट्रांजिशन टाइप की ही कोई म्यूटेशन यहाँ पे इसने कोज की होगी। इसीलिए तो कोई दूसरा हमारे यहाँ पे जो नाइट्रस एसिड है जो कि हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन करवा सकता है, उसने क्या किया, उसके इफेक्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जस्ट अजम्पशन यहाँ पे अभी लेकर हम चल रही है कि जो हमारे यहाँ पे एक्स है उसने ट्रांजिशन यहाँ पे करवाई होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोक्सिल अमाइन के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक हाइड्रोलाइटिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या करवाता है, हाइड्रोलेक्सिन करवाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है। और ये भी क्या कर रहा है कि जो एक्स ने यहाँ पे म्यूटेशन की थी ना उसके कुछ इफेक्ट को तो यहाँ पे ये रिवर्स कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जो हमारा एक्स है वो यहाँ पे क्या करवा रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन करवा रहा होगा। क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोलेक्सिन जो होती है ना उसकी वजह से भी क्या होता है, वहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो हमारा अभी तक किसके लिए यहाँ पे प्रॉपर हमारा हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन हुई होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक्रेडाइन ऑरेंज। जो एक्रेडाइन ऑरेंज है ना वो इसके इफेक्ट को यहाँ पे रिवर्स नहीं कर पा रहा, और जो हमारी एक्रेडाइन ऑरेंज होता है ना ये हमारा क्या करवाता है, ये हमारा करवाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर जो हमारा यहाँ पे एक्रेडाइन ऑरेंज है अगर यहाँ पे भी हमें यस मिलता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा यहाँ पे एक्स है वो हमारा यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवा रहा होगा, तभी तो इसके इफेक्ट को इसने रिवर्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो नो आ रहा है, तो यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो यहाँ पे नहीं हुई होगी। और जितना हमें यहाँ पे डाटा मिला है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या हुआ होगा कि जो हमारा एक्स है वो यहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन करवा रहा होगा। तो इसी बेस पे जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है एक्स कोज द ट्रांजिशन, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई ए स्मॉल एंड लो अबंडेंट पेप्टाइड इन ए बायोलॉजिकल सैंपल। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे कौन सी टेक्निक होती है, रिया टेक्निक। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये हमारी हाईली सेंसिटिव टेक्निक होती है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ए म्यूटेशन इन द कोडिंग रीजन ऑफ द मैमेलियन सेल लीड्स टू द लॉस ऑफ सिंगल अमीनो एसिड एट द एंड टर्मिनस ऑफ ए नेसेंट पॉलीपेप्टाइड, दिस इज पॉसिबली व्हेन। देखो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक म्यूटेशन हो जाती है कोडिंग रीजन के अंदर। ठीक है, कोई जीन है हमारा मेमेलियन जीन, उसके जो कोडिंग रीजन है उसके अंदर यहाँ पे हमारी म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा पेप्टाइड है, ठीक है, उसका जो एन टर्मिनस है ना, एन टर्मिनस यानी कि जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो टर्मिनस होता है हमारा, ये एन टर्मिनस होता है, ये हमारा सी टर्मिनस होता है। तो जो एन टर्मिनस है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे हमारा एक सिंगल अमीनो एसिड का यहाँ पे लॉस हो जाता है। एक अमीनो एसिड का हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब ये जो लॉस हुआ है वो हमारा किसकी वजह से हुआ होगा वो मैं यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, द म्यूटेशन अकर इन द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। देखो अगर हमारा जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके जो हमारे यहाँ पे 3 प्राइम के अंदर हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हुई होगी। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एक टेम्पलेट है। ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, दूसरा स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे सिंथेसिस नहीं करेगा। इसको हम टेम्पलेट बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे कोडिंग बोलते हैं। नॉन टेम्पलेट जो हमारा होगा उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। अब अगर इसके 3 प्राइम के अंदर, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 3 प्राइम है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 5 प्राइम, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा 3 प्राइम होगा। ये हमारा क्या है, एमआरएनए है। ठीक है, जब हमारा एमआरएनए जो है वो हमारा ट्रांसलेशन शो करेगा, तो उसकी जो ट्रांसलेशन जो स्टार्ट होती है वो हमारी कहाँ से होती है, 5 प्राइम से। 3 प्राइम हमारा लास्ट में आएगा। लास्ट में हमारा कौन सा स्टैंड हमारे यहाँ पे होगा पेप्टाइड का, सी टर्मिनस होगा। जबकि हमारी जो यहाँ पे म्यूटेशन हमें देखने को मिली है, जो लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिला है, वो कौन से स्टैंड के अंदर देखने को मिला है, एन टर्मिनस के ऊपर। तो इसका मतलब ये तो हमारे यहाँ पे इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी 3 प्राइम में म्यूटेशन होती कोडिंग स्टैंड के, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो एमआरएनए है ना उसका 3 प्राइम हमारे यहाँ पे अफेक्टेड होता है। 3 प्राइम यानी कि जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस है उसका भी हमारा जो सी टर्मिनस होगा, जो हमारा यहाँ पे पेप्टाइड है उसका सी टर्मिनस हमारे यहाँ पे अफेक्टेड होता है, जबकि हमारे यहाँ पे तो एन टर्मिनस अफेक्टेड है। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द म्यूटेशन लीड्स टू द शिफ्ट ऑफ द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। देखो अगर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के अंदर हमारे यहाँ पे अगर म्यूटेशन होती, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए है ना वो हमारा वहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टू कोडोन कोड फॉर द मिथ्योनिन। ये हमारे यहाँ पे इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। देखो कैसे हो सकती है, अगर हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चले कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे एमआरएनए की बात करें, ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट जो दोनों के दोनों जो कोडोन है ना एमआरएनए के अंदर, वो हमारे किसके लिए थे, मिथ्योनिन के लिए थे। नॉर्मल केस हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे मिथ्योनिन है। बट यहाँ पे अगर हमारे दोनों के दोनों मिथ्योनिन है,
ठीक है, तो जब हमारा ये जैसे कि सी टर्मिनस यहाँ पे था, ये हमारा एन टर्मिनस था, तो ये हमारा जो एमआरएनए है ना, ठीक है, जब ये हमारे यहाँ पे राइबोसोम के साथ अटैच हुआ होगा, ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड जो कोडोन है वो भी हमारा मिथ्योनिन के लिए है, सेकंड भी हमारे यहाँ पे मिथ्योनिन के लिए है। तो क्योंकि दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, मिथ्योनिन के लिए है, तो इनके जो यहाँ पे कोडोन्स होंगे वे भी क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, ये भी कोडोन हमारा सेम होगा, ये भी, ये दोनों कोडोन हमारे यहाँ पे सेम होंगे एक दूसरे के। तो इसी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे इनिशियल जो हमारे यहाँ पे टीआरएनए आया होगा वो हमारा इसके साथ यहाँ पे बाइंड करने के बजाय इसके साथ यहाँ पे बाइंड कर गया होगा। कोडोन तो दोनों के सेम है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे राइबोसोम है वो भी यहाँ पे इन दोनों को क्या करेगा, जब यहाँ पे हमारे बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल जब यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है ना, तो वो हमारा इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज ना करके बल्कि इसको यहाँ पे हमारा रिकॉग्नाइज, जो हमारे यहाँ पे इनिशियल जो हमारे यहाँ पे कोडोन है, इनिशिएटर जो हमारे यहाँ पे टीआरएनए है, वो हमारे यहाँ पे इसको यहाँ पे इनिशिएटर कोडोन की तरह डिजिग्नेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो हमारा इस अमीनो एसिड को यहाँ पे कोड ना करके बल्कि इसी से हमारे यहाँ पे कोडोन की जो हमारे यहाँ पे पेप्टाइड है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका हमारे यहाँ पे लॉस हो गया होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वह हमारे यहाँ पे सबसे सुटेबल यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द म्यूटेशन लीड्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीमैच्योर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन से हमारे यहाँ पे अगर प्रीमैच्योर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे बाद के जो हमारे यहाँ पे कोडोन्स होंगे ना उसके या फिर बाद के जो हमारे अमीनो एसिड होंगे उनके अंदर वहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा, ना कि इनिशियल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा सिर्फ वही हमारे यहाँ पे एक स्टेबल ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, ए साइंटिस्ट परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द फॉलोइंग जीन्स। ही एक्वायर द फॉलोइंग डाटा, पी एंड क्यू 3%, क्यू एंड आर 2%, आर एंड एस 13%, पी एंड एस 8%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन। अब यहाँ पे हमारा क्या था कि कोई साइंटिस्ट थे और वो डिफरेंट जीन्स के बीच में यहाँ पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे एनालाइज कर रहे थे और उनको यहाँ पे क्या डाटा मिलता है कि जो पी और क्यू है उनके बीच में यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन है वो कितनी परसेंट है, 3%। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो क्यू और आर है उनके बीच में जो रिकम्बिनेशन है वो हमें कितने परसेंट में देखने को मिली, 2%। जो हमारे आर एंड एस है उनके बीच में रिकम्बिनेशन कितने परसेंट है, 13% है। और जो पी एंड एस है उनके बीच में जो रिकम्बिनेशन है वो कितनी है, 8% है। अब देखो इसके बेस पे हमें क्या मिलता है कि जितनी कम हमारे यहाँ पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा कि वे जो हमारे जीन्स होंगे ना वे एक दूसरे के उतने ही ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा। जितनी कम यहाँ पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना कम ही उनके बीच में डिस्टेंस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें क्यू और आर के लिए, इनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, तो यानी कि क्यू और आर क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम यहाँ पे देखें क्यू और आर एक दूसरे के पास है, ये हमारा हो सकता है ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्यू और आर बिल्कुल अपोजिट दिए हुए हैं, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। यहाँ पे भी क्यू और आर करेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, बिल्कुल बीच में इनके एस है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे क्या है, जितनी कम होगी उतना ही कम हमारे यहाँ पे डिस्टेंस भी होगा। और इसी बेस पे अगर हम यहाँ पे बात करें आर और एस के लिए, तो इनका डिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारा आर और एस क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पास है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, एस और आर हमारे यहाँ पे बिल्कुल दूर है, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यू हैव टू ट्यूब्स कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज लेबल्ड विद द रेडियो लेबल फॉस्फोरस ट्यूब ए एंड रेडियोएक्टिव सल्फर ट्यूब बी that are devoid of bacteria. You use these bacteriophage to infect the separate E. coli culture. After infection, you separate bacteria from the virus and check them for radioactivity. You will find. देखो जो ये वहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है ना, ये हमारा कौन से वाला एक्सपेरिमेंट होता है, जो हमारा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम दो बैक्टीरियोफेज लेते थे, एक बैक्टीरियोफेज ए हो गया, ये हमारा बी वाला बैक्टीरियोफेज हो गया। इनको हम क्या करते थे, इकोलाई के साथ यहाँ पे इफेक्ट करवाते थे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इकोलाई हो गई। ठीक है, ए के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देते कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोरस होता था उसको हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव कर देते थे। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो फॉस्फोरस है वो रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे सल्फर रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, इसके अंदर वो डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे भी डीएनए ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, फॉस्फोरस होंगे, तो यहाँ पे तो हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा सल्फर दिया हुआ है, तो सल्फर हमारा किसके अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर होगा। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन कोर, और प्रोटीन कोर तो हमारा ट्रांसफर होगा नहीं, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो बी होगा वहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ हमें ए के अंदर यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बस इसी बेस पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें,
रेडियो एक्टिविटी इन द बोथ बैक्टीरियल सैंपल, नहीं ऐसा नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी इन नन ऑफ द, नहीं ये भी नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस फ्रॉम द ट्यूब ए, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ए के अंदर हमारा क्या था यहाँ पे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हमने यहाँ पे यूज किया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन फॉलो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस। If a couple with a normal color vision have a color blind son, what will be the genotype of the parent? देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, वो हमारी कैसे डिजीज है, एक्स लिंक रिसेसिव हमारे यहाँ पे डिजीज है, ठीक है। और उसके अंदर आगे इन्होंने क्या बोला है कि कोई कपल है और उसके अंदर क्या है कि जो उनके जो विजन है ना वो नॉर्मल है, यानी कि जो यहाँ पे फीमेल है और जो मेल है वो दोनों ही हमारे यहाँ पे कैसे है, नॉर्मल विजन है। और उनका जो सन है ना उसके पास क्या है, वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें क्या बताना है कि जो यहाँ पे पेरेंट्स है ना उनके जीनोटाइप यहाँ पे क्या होंगे। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के अंदर हमारे यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, वे हमारे यहाँ पे नॉर्मल हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि फीमेल यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये हमारे यहाँ पे एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे अफेक्टेड ही एक्स क्रोमोसोम्स हो, एबनॉर्मल है दोनों। मेल के लिए हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही टाइप की हो सकती है, या तो ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है या फिर ये हमारे यहाँ पे अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कपल है ना वो हमारे यहाँ पे नॉर्मल कलर विजन है उनका, नॉर्मल यानी कि जो यहाँ पे मेल होगा वो इसी टाइप का होगा, और जो फीमेल होगी वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये तो हमारी अफेक्टेड है, और हमने क्या बताया कि ये हमारा अफेक्टेड तो हो ही नहीं सकते, दोनों के दोनों हमारे जो पेरेंट है, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पे इसी के बेसिस पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा जो फीमेल है वो हमारी कैसी यहाँ पे अफेक्टेड दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का मैं यहाँ पे जीनोटाइप दिया हुआ है, ये तो हमारा अफेक्टेड के लिए था, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारी नॉर्मल है, और यहाँ पे जो मेल है ना वो भी हमारे यहाँ पे कैसा दिखाया गया, नॉर्मल दिखाया गया, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। अभी हम इसको यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फीमेल यहाँ पे फिर से अफेक्टेड दिखाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे जो मेल है वो हमारा अफेक्टेड दिखाया गया। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसी जीनोटाइप को आगे लेके चले, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप की हो गई, ये हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप का हो गया, तो उसी के बेसिस पे जो इनका यहाँ पे सन होता है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे हमारे यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम आ सकता है, ठीक है। यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इस टाइप का हो गया, और ये जो हमारे यहाँ पे जीनोटाइप था ये हमारा किसके लिए था, अफेक्टेड के लिए था, ठीक है। तो यानी कि ये जीनोटाइप हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ द अलील ए इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अलील ए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक अलील जो ए है हमारे यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल, वो हमारे यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल ए है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोजनी ऑफ 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट, अगर हम यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस को अगर हम यहाँ पे क्रॉस करें तो यहाँ पे हमारे किस टाइप के हमें प्रोजनी देखने को मिलेगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, यानी कि जो हमारा ए है ये हमारा क्या करेगा, अगर हमारा ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो ये हमारा एक टाइप के यहाँ पे फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेगा। अगर ये हमारा हेट्रोजाइगस है तो ये हमारा सेकंड टाइप के जीनोटाइप को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और अगर हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये हमारे थर्ड टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें जीनोटिपिक रेशो के लिए तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ये वाला और ये। और अगर हम यहाँ पे बात करें फिनोटिपिक रेशो के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जीनोटिपिक रेशो क्या आ रही है, 1:2:1। और जो फिनोटिपिक रेशो होगी ये हमारा क्या कर रहा है, एक टाइप का फिनोटाइप, ये हमारे सेकंड टाइप वाला और ये हमारे थर्ड टाइप वाला, ठीक है। तो इनकी भी रेशो हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, 1:2:1 आ रही है। तो यानी कि जो जीनोटिपिक रेशो है वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, फिनोटिपिक रेशो के बिल्कुल इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, सेम फिनोटिपिक एंड द जीनोटिपिक रेशो, तो इसलिए हमारे यहाँ पे यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए डीएनए हाइब्रिड, which one of the following enzyme could be utilized to degrade only RNA strand from the RNA DNA hybrid। जो हमारे RNA DNA हाइब्रिड जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हमारा RNA DNA के बीच के जो यहाँ पे हमारा बॉन्ड होता है ना उसको डिग्रेड करने के लिए हमारा किसके कौन सा एंजाइम वहाँ पे हम यूज करते हैं, RNAH। तो बस यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द इंट्रासेलुलर पीएच ऑफ ए सेल बिकम बेसिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प रिड्यूस द पीएच।
जब हमारे यहाँ पे जो सेल है उसका जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो हमारा बेसिक हो जाता है, तो उस टाइम पे कौन से हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को हम यूज करेंगे वो हम यहाँ पे बताना है। तो उसके अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, जो हमारा क्लोराइड बाइकार्बोनेट जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो क्लोराइड होगा वो हमारे इंपोर्ट होंगे, बाइकार्बोनेट हमारे एक्सपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, इंपोर्ट ऑफ क्लोराइड एंड एक्सपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रोटीन कैन एक्ट एज एक्सीलेंट बफर बिकॉज। प्रोटीन हमारे एक्सीलेंट बफर हमारे क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पीके की जो रेंज होती है ना वो हमारी क्या होती है, वाइड होगी बिल्कुल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और वो हमारे वहाँ पे रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, द वाइड रेंज ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द साइड चेन फाउंड विद इन द प्रोटीन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के लिए यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक पोलैरिटी बेस्ड क्रोमेटोग्राफी है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता था, जो हमारा स्टेशनरी फेज जो हमारे यहाँ पे होगा वो हमारा कैसे टाइप का होता था, नॉन पोलर नेचर का। ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नॉन पोलर हो गया, ये भी हमारा यहाँ पे जैसे कि स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे नॉन पोलर हो गया। तो जब हमारे यहाँ पे अगर मिक्सचर को यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे नॉन पोलर होंगे वे तो हमारे यहाँ पे इसके साथ बाउंड हो जाएंगे, और जो हमारे पोलर होंगे वे हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले इल्यूट होंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन से इल्यूट हुए, पोलर वाले। फिर उसके बाद हमारे कौन से होंगे, जो हमारे मीडियम होंगे, यानी कि जो हमारे कम पोलर होंगे। और सबसे लास्ट हमारे यहाँ पे कौन से आएंगे, जो हमारे नॉन पोलर वाले होंगे। यानी कि पोलैरिटी जैसे जैसे कम होते जाएगी ये हमारे यहाँ पे इल्यूट होते रहेंगे। ये हमारा क्या होता था, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। अगर हम यहाँ पे इसी के बेस पे चले तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, द सोल्यूट इल्यूट विद द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जैसे यहाँ पे पोलैरिटी कम होगी उनका ऑर्डर यहाँ पे क्या होता रहेगा, हमारा यहाँ पे इल्यूट का रहता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द स्टेशनरी फेज कवरिंग द सिलिका पार्टिकल इन्वॉल्व नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप। ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला होगा कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है ना वो हमारे कैसे होंगे, नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप के होंगे। नॉन पोलर तो हमारे होंगे ही, हमने स्टेशनरी फेज यहाँ पे नॉन पोलर की हुई है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द सोल्यूट इल्यूट विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलिकुलर वेट। यहाँ पे मोलिकुलर वेट का तो हमारा कोई ज्यादा रोल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मोलिकुलर वेट जो हमारे होते थे वे हमारे कहाँ पे होते थे, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। और क्योंकि यहाँ पे मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना था, तो यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, द पीएच ऑफ द मोबाइल फेज हैज ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द रिटेंशन, सेलेक्टिविटी एंड द सेपरेशन। देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो रोल है ना वो हमारा पोलैरिटी का है, और पोलैरिटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, कई बार पीएच के ऊपर। तो पीएच हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, सी स्टेटमेंट है, और इसीलिए यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डीबीटी बेट जेआरएफ, सीएसआईआर लाइफ साइंस और गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।